ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 17 है। इससे पहले 16 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया आपके ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं ना। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी क्लास का। वेबसाइट कैसे यूज करना है ये ऑलरेडी बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। अभी तक हमने 240 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? सिंगल फेज एसी मोटर चल रहा है ना, सिंगल फेज एसी मोटर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का यूज किया जाता है? देखिए, हार्ड डिस्क को चलाना होता है तो उसकी एक डिस्टेंस फिक्स होती है, बस इतने ही डिस्टेंस तक चलाना है मोटर को, उसके बाद नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में चलने वाली कौन सी मोटर होती है? छोटे छोटे स्टेप्स में चलने वाली कौन सी मोटर होती है? वो होती है आपकी स्टेपर मोटर, है ना। स्टेपर मोटर की खासियत क्या है कि इसे हम अपनी इच्छा अनुसार इसे इसे छोटे छोटे स्टेप्स में चलाया जाता है। ठीक है, चलाया जाता है अपनी इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार मतलब आपका जितना मन कर रहा है बस उतने ही स्टेप्स तक इसको चलाइए, बस बंद कर दीजिए। तो हार्ड डिस्क चलाने के लिए भी हमें कुछ इसी प्रकार की मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भाई मान लो कि जो आपका लोडर है, हार्ड डिस्क का जो लोडर है, लोडर पे लोडर को बाहर निकाला जाता है हार्ड डिस्क को रखने के लिए। ठीक है, यदि आपका लोडर बाहर आ रहा है ना, और ये इधर इसका क्या है, ये इधर इसका फाउंडेशन है, यहाँ पे इसका फाउंडेशन है मान लो, इस फाउंडेशन से ये हार्ड डिस्क आपका बाहर निकला। यदि ये हार्ड डिस्क थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा भी यदि ज्यादा निकला तो पता चलेगा कि ये फाउंडेशन तोड़ देगा, है ना। तो इसका एकदम फिक्स डिस्टेंस होता है कि बस ये इतना स्टेप से चलेगा, उसके बाद तुरंत हमारी मोटर बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोडर आसानी से इस हार्ड डिस्क को फिर से लेके आ जाता है, इस पे जो हार्ड डिस्क रहती है वो हार्ड डिस्क आसानी से फिर यहाँ पे चला भी देता है ना। तो ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्टेपर मोटर का। बाकी जो हमारे हिस्टैसिस मोटर है, इसका यूज हम लोग हमेशा किसके लिए करते हैं भाई? ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं आपके हिस्टैसिस मोटर का। ठीक है, जो आपकी रिलक्टेंस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं भाई? और जो रिपल्सन मोटर है इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसको भी लिख लीजिए, जो आपकी रिपल्सन मोटर है इसका यूज हम लोग कंप्रेसर में करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर, कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन मोटर का यूज होता है। रिलक्टेंस मोटर जो होती है, रिलक्टेंस मोटर का यूज भी हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई? इसका यूज हम लोग करते हैं आपके, कह सकते हैं कि इसका भी यूज हार्ड डिस्क के लिए किया जाता है, या फिर इसका भी यूज स्टेप्स में चलाने के लिए ही किया जाता है रिलक्टेंस मोटर का। ठीक है, तो ये सभी आपके यूज हो गए मोटर्स के। बाकी जो आपकी स्टेपर मोटर है ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 अलग अलग प्रकार की होती है। जो आपकी रिलक्टेंस मोटर है ये 4 प्रकार की होती है, और इनका कोई प्रकार नहीं होता। रिपल्सन, हाँ रिपल्सन मोटर का भी प्रकार होता है, रिपल्सन मोटर भी आपके 3 तरह की होती है। ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर का कोई प्रकार नहीं होता। ठीक, तो इनका 3 प्रकार, इनका 3 और इसका भी, इसका 4, ये इसके अलग अलग प्रकार। चलिए बस केवल आपको इतने इसके टाइप्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य हमने आपको कई बार बताया है कि इसका कार्य बस इतना होता है कि जब हमारी मोटर 75 से 80% अपने फुल स्पीड की गति को प्राप्त कर ले, उस समय स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? जब हमारी मोटर अपने फुल स्पीड के 75 टू 80% स्पीड को अचीव कर लेती है, उस समय डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को।
बस देखिए ऑप्शन में और टिक करके आगे बढ़िए। 70 से 75% की गति पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। चालू वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग नहीं, ये गलत बात है ना। पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। जी हाँ, एकदम, ये क्या बोला है, शुरुआती वाइंडिंग को 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। यस, शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर बी वाले ऑप्शन को क्यों नहीं टिक किए आप? बी वाले ऑप्शन को इसलिए नहीं टिक किए क्योंकि देखिए, इतना तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है क्या? स्टार्टर में क्या लगा है? हमने देखो इसका नाम क्या लिखा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। तो ये जो कैपेसिटर स्टार्ट है, इसका काम क्या है? इसका काम है मशीन को स्टार्ट कराना, मशीन मोटर को स्टार्ट कराना। तो ये हो गई हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रकार, ठीक है। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का भाग है। और इंडक्शन रन मतलब कि जो इसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग की वजह से ये मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर को ही डिस्कनेक्ट करने वाला ऑप्शन क्यों टिक कर रहा है? स्टार्टिंग वाइंडिंग में दिक्कत देता तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी करने से, लेकिन यहाँ पे केवल इस मोटर की खास करके बात किया है। और ऑप्शन में भी ये दिया, साफ दे दिया है कि हाँ भाई, जो स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा है उस कैपेसिटर को ही डिस्कनेक्ट करना है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। तो ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, इसलिए यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? देखो, स्टार्टिंग टॉर्क ने आपको ऑलरेडी बताया है कि एसी सीरीज मोटर या कोई भी आपकी सीरीज मोटर है, जो भी सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क का मान सीरीज मोटर में सबसे ज्यादा होता है, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया था। अब मुझे इतना बता दो कि ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से सीरीज मोटर कौन सी है? सीरीज मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। तो यूनिवर्सल मोटर का यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है सबसे अधिक होता है, ठीक है। चल, अगला देखते हैं कि संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहां जोड़ा जाता है, ठीक है। वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जो आपकी कैपेसिटर है, जो आपका कैपेसिटर है भाई, कैपेसिटर मोटर आपने तीन तरह का देखा था ना, तीन तरह का आपने कैपेसिटर मोटर देखा था। एक परमानेंट था, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर था, एक आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर था, और एक आपका परमानेंट था। ये तीन तरह का था अपना। ये तीनों का खासियत क्या था? इन तीनों का खासियत क्या था? तीनों का खासियत ये था सर कि जो हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर थी उसमें एक कैपेसिटर जुड़ा था जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने नहीं लगाया था। जिसमें हमने क्या नहीं लगाया था? सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया था, ठीक है। और जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर था उसमें हमने देखा था कि दो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है। और जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर था उसमें कैपेसिटर तो लगा था एक ही, लेकिन एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा था, एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा था। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला है आपसे कि संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है, या इन सीरीज विथ रनिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल विथ रनिंग वाइंडिंग। सॉरी, हमने आपको फिगर बना दिया है ऑलरेडी। तो अब मुझे इतना बता दो आप देख के इसको कि ये जो हमारा कैपेसिटर है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसमें सीरीज में हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे
ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है, टेबल पंखे की बात करें या फिर सीलिंग फैन की बात करें, इन दोनों में हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही यूज होता है। तो यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर एकदम राइट आंसर बन जाएगा। जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है ये कहाँ पे यूज होता है भाई, ये हमारा मिक्सचर या फिर ग्राइंडर में यूज होता है, ठीक है, देख सकते हो या यहाँ पे फूड मिक्सचर और ग्राइंडर, ठीक है। जो हमारे सेडेड पोल मोटर है, सेडेड पोल मोटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर में अक्सर इसका यूज होता है हमारा सेडेड पोल मोटर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक एकल कला मोटर की रीवाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है, ठीक। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द इफेक्ट इफ ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, गलत कनेक्ट है इन सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर में जो आपकी क्वाइल बनाई गई है वाइंडिंग में, वो उन क्वाइल का समूह गलत तरीके से जोड़ा गया है तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा आपके मोटर पे, ठीक है, उसका प्रभाव आपके मोटर पे क्या देखने को मिलेगा। भाई मुझे इतना बता दो कि मान लो कि ये आपका एक टर्न है, ये आपका एक टर्न है ना, ये इतना तो एक टर्न होता है, तो जब इसको इसे पूरा घुमा दिया जाता है तो ये बन जाता है हमारा एक क्वाइल, है ना। ये पूरा जब घुमा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा एक क्वाइल। इधर से करंट जा रही है तो इधर से करंट यहाँ से निकलनी भी चाहिए, ठीक है, इधर से करंट इधर जा रही है तो इधर से करंट निकलना भी चाहिए। तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये एक बन जाता है टर्न, सॉरी ये हमारा एक बन जाता है टर्न, ठीक है। जब कई सारे टर्न एक साथ जोड़ जाते हैं तब जाके हमारा क्वाइल बनता है, ठीक है। तो क्वाइल में हमेशा डायरेक्शन ऐसा होता है करंट का कि एक तरफ से करंट जाती है तो दूसरी तरफ से करंट निकल आती है। लेकिन यदि ये कनेक्शन गलत कर दिया जाए, ये कनेक्शन यदि गलत कर दिया जाए तो क्या हमारी मोटर स्टार्ट होगी, बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगी। क्योंकि मान लो कि आपने कुछ कॉइल्स को ऐसा जोड़ा कि इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड है, और कुछ कॉइल ऐसा जोड़ा जिसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए आप, तो वहां पे भाई कोई ईएमएफ जनरेट हो ही नहीं पाएगा, तो आपकी मोटर भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यदि क्वाइल समूह का गलत कनेक्शन हो जाएगा तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको पूरा दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। व्हाट इज द इफेक्ट इन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर में क्या इफेक्ट होता है या क्या प्रभाव पड़ता है इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट टू अनदर साइड, मैग्नेटिक एक्सिस, अच्छा एम एन ए, एम एन ए, एम एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एम एन ए का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस ये एमएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बोला है आपसे क्वेश्चन में कि यदि ये जो एमएनए बना हुआ है, ये एमएनए है आपका जिसपे ब्रश को रखा जाता है, इसको यदि हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, इसको यदि शिफ्ट करके यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, इसको शिफ्ट करके यदि हम यहाँ पे कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा मशीन, ठीक है। जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आपने देखा था डीसी जनरेटर में भी, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में भी आपने देखा था कि जैसे आप एमएनए को शिफ्ट कर रहे हैं तो मशीन के घूमने का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे भी वही प्रभाव देखने को मिलेगा। जब आप एमएनए को शिफ्ट कर देंगे इसका मतलब कि ब्रश की स्थिति को चेंज कर दिया आपने, तो अब यहाँ पे मशीन के घूमने की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही इसका खासियत है इस मोटर का, इस रिपल्सन मोटर में
जैसे ही आप एमएनए को चेंज करेंगे, एमएनए की स्थिति को, तो इसके घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज। यस, एक ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ए ही राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, चल आगे बढ़े। आगे देखते हैं कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारी मोटर स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने के बाद आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को नहीं हटा रहे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है वो करंट लगातार जाती रहेगी रनिंग वाइंडिंग में। ठीक है, वो करंट लगातार जाती रहेगी तो वहां पे हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के जलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम बस क्या रहता है कि शुरू में ये फेज डिस्प्लेसमेंट करा दे रनिंग करंट और स्टार्टिंग करंट के बीच में, दोनों करंट के बीच में क्या करे, ये एक तरह से कहिए फेज डिस्प्लेसमेंट करा दे। यदि फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो दो अलग अलग टॉर्क नहीं बनेंगे, जिससे हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो बस इसका काम ये होता है कि मोटर को एक बार क्या करे, स्टार्ट करा दे, बाकी इसका यूज कुछ भी नहीं होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। ठीक है, जब आपकी मोटर चलने लगे तो उस समय इसका कोई काम नहीं होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट, यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये अब केंद्रीय स्विच क्या करेगा, जब 75 से 80% आपकी मोटर अपनी गति को प्राप्त कर लेती है फुल स्पीड की, तो उस समय स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करेगा। यदि डिस्कनेक्ट नहीं करेगा तो कुछ देर बाद आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उलटना है या कैसे उल्टा जाता है। अभी आपने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को देखा है कि पूछा था कि एमएनए यदि या मैग्नेटिक एक्सिस को बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा रिपल्सन मोटर में। उसी क्वेश्चन को बस दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया आपके सामने और पूछ लिया कि अब रिपल्सन मोटर का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक एक्सिस की स्थिति को बदल के। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है उस पे ही हमेशा ब्रश को रखा जाता है। ये पॉइंट एकदम नोट हो जाना चाहिए कि हम आपको डीसी जनरेटर और डीसी मोटर से ही बताते आ रहे हैं कि हमेशा ब्रश की स्थिति क्या होती है, एमएनए पर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्या एमएनए दिया है या फिर ब्रश की स्थिति चेंज किया है। देखो, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, यस दिया तो है ए ऑप्शन में। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन तो हमारे लिए सही हो गया। यदि कहीं पे बात ऑप्शन में मैग्नेटिक एक्सिस के किया होगा तो वो हम लोग टिक कर लेंगे, नहीं तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाय इंटरचेंज द सप्लाई टर्मिनल, ये गलत है। बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग, यस यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। एमएनए की बात कहीं पे नहीं किया, जब ब्रश एक्सिस की बात कर ही दिया तो फिर एमएनए की बात क्यों करें, है ना। तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों एक संधारित्र संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। निरंतर गति बनाए रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, टू रिड्यूस द स्पार्क्स इन कॉन्टैक्ट्स, टू रिड्यूस द स्पार्क्स इन कॉन्टैक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या बनाया था भाई, हम लोगों ने एक बनाया था अपकेंद्री स्विच। अपकेंद्री स्विच था, इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ था। जिस कैपेसिटर का क्या काम था, इस कैपेसिटर का काम था टू रिड्यूस द स्पार्क्स, टू रिड्यूस द स्पार्क्स। इससे पहले वाला क्लास यदि किसी ने नहीं देखा होगा, एक बार आप से जस्ट पहले वाली क्लास को देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ऐसा ही फिगर बनाया था जिसमें पूछा था कि जो ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर का काम क्या होता है। अब केंद्रीय स्विच में एक कैपेसिटर ऊपर लगा रहता है, उस कैपेसिटर का काम यही होता है कि जो स्पार्क्स बन रही है, जो चिंगारी बन रही है, उसको रिड्यूस करे, उसको कम करे। ठीक है,
क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है, क्यों? टू रिड्यूस द स्पॉक्स इन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट्स पे, ये जो कॉन्टैक्ट्स है इन दोनों कॉन्टैक्ट्स पे स्पार्क को कम करने का काम करता है ये संधारित्र। ठीक है, तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरे होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? देखो, यदि थोड़े से मतलब 2-3 स्लॉट यदि छोड़े जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मोटर प्रॉपर चलेगी। ठीक है, यदि एक ही 2 या 3 स्लॉट छोड़े जा रहे हैं तब आपकी मोटर प्रॉपर चलेगी। लेकिन यदि आपके डमी कॉइल की संख्या ज्यादा हो गई, यदि आपके डमी कॉइल की संख्या ज्यादा हो गई तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है मोटर में। ठीक है, तो अभी इसने बोला क्या है, कुछ ही वाइंडिंग को छोड़ा जा रहा है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग किया गया है तो कुछ ही स्लॉट्स को छोड़ा गया है, तो अभी आपकी मोटर प्रॉपर चलेगी, वर्क नॉर्मली एकदम राइट आंसर बनेगा। लेकिन यदि ये ज्यादा छोड़ा जाता, ये यदि ज्यादा छोड़ा जाता तो उस समय हमारी मोटर अनबैलेंस हो जाती, मोटर के चलने में दिक्कत होती। ठीक है, अभी के लिए आंसर एकदम ए करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के लिए अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस को दबाना है या रेडियो इंटरफेरेंस को कम करना है, तो उसी के लिए तो आपने अपकेंद्री स्विच में ऊपर एक क्या लगाया था, पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था। अरे यार, ये जो अपकेंद्री स्विच आपने बनाया है, ये जो आपने अपकेंद्री स्विच बनाया है, अपकेंद्री स्विच में आपने देखा था ना कि इसके पैरेलल में एक ऊपर कैपेसिटर लग रहा था, है ना? इसके पैरेलल में ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो ये कैपेसिटर जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम बस यही होता है कि जो रेडियो इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस करे, उसको दबाए या उसको कम करे। ठीक है, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको कि ए राइट आंसर है ना? ए राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदर्श अल्टरनेटर में, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, ईएमएफ पर फेज इज इक्वल टू होता है आपका 2.225F। ठीक है, 2.225F जेड, 5F होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2.225F जहां वेयर Z इक्वल टू 2T। ठीक है, Z इक्वल टू 2T। तो अब हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 4.445Ft। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई एक मैच करा लीजिए, यही 2 फार्मूले हैं आपके, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे क्या ही होगा ऑप्शन में। देखिए, ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, 2.225Ft नहीं, 5FZ दिया रहता तब ये सही होता, 5Ft यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये 2 फार्मूले बनते हैं भाई ईएमएफ के सिंगल फेज मोटर के लिए। यहाँ पे जब 2.22 करेगा तो उस समय ये जेट रहना चाहिए। ठीक है, उस समय यहाँ पे कितना रहना चाहिए, जेट रहना चाहिए। जब 4.44 करेगा तो टी रहना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अपना, इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन को, ईएमएफ इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए एक जगह, जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा आपको, है ना? अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, जो आपकी अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर एक तरह का क्या है, डीसी जनरेटर ही तो, एक जनरेटर ही तो है। अल्टरनेटर एक तरह क्या है, जनरेटर है, डीसी जनरेटर नहीं, एक तरह का एसी जनरेटर है, जिससे क्या हमें फायदा होता है भाई, एसी करंट आउटपुट में मिलता है। डीसी जनरेटर द्वारा डीसी करंट आउटपुट में मिलता है, लेकिन अल्टरनेटर द्वारा एसी करंट हमें आउटपुट पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे
हम लोगों ने देखा था कि जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता था, तो यहाँ पे भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही लगेगा अल्टरनेटर में भी। यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ये अल्टरनेटर का छोटा सा भाग दे दिया है, ये इस भाग का नाम आपसे पूछ लिया, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका बस सैलिएंट पोल रोटर है। ठीक है, सैलिएंट पोल रोटर है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है अल्टरनेटर। ठीक है, अब यहाँ से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है अल्टरनेटर। हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नया चैप्टर देख रहे हैं अल्टरनेटर। इसके बाद एक चैप्टर और बच जाएगा आपका, तो ये पूरा सेमेस्टर, ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।